गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज अपने ग्रुप से 4 लोग थे, चारों का इंटरव्यू ठीक रहा। तो पहला जो मैम थी, ज्योग्राफी की थी, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, पहला ही प्रश्न कि जो दिल्ली में प्रतिभा विकास विद्यालय था उसके बीच और एसओएससी के बीच, मतलब स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में जो सोशल साइंस के स्कूल के बीच क्या डिफरेंसेस है। अच्छा जवाब दिया कि कहीं ना कहीं मिक्स्ड नेचर का था प्रतिभा, सही बात है, आर्ट साइंस कॉमर्स सब एक जगह, लेकिन अब स्पेशलाइज कर दिया गया तो उससे एक इन्वायरमेंट बनता है और सारे लोग जिस पर्पस का जो स्कूल है उसमें लगे होते हैं। तो एक स्पेशलाइज स्कूल का कॉन्सेप्ट है जो, बल्कि आप मान के चलें कि 150-200 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के सेकेंड फेज से ही ये ब्रिटेन में कॉन्सेप्ट चलने लगा था कि ऐसा स्कूल हो जिसका पर्पस और फोकस बिल्कुल अपने काम पे हो। इसीलिए तमाम ढंग के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए थे, आईटीआई जिसको कहते हैं, फिर आगे डिप्लोमा, फिर आगे इंजीनियरिंग। भारत में ठीक इसके विपरीत, जब हम पहला सेकेंडरी कमीशन की बात करते हैं, मुदगिलियार आयोग, तो उसने मल्टीपर्पस स्कूल की बात की थी कि बहुउद्देशीय विद्यालय होना चाहिए। तो रादर कि स्पेसिफिक दे टॉकिंग अबाउट द मल्टीपर्पस, दैट इज द मैटर ऑफ डिबेट। आफ्टर ऑल वो गांधीयन इम्पैक्ट था कि मल्टीपर्पस बहुउद्देशीय स्कूल चला, लंबे समय तक चला, लेकिन वो फेल किया। जैसे ही हमारे यहाँ प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान ग्रोथ प्लानिंग कमीशन, नेहरूवियन इकोनॉमी का जब बहुत तेज़ी से प्रभाव आने लगा तो पर्पस डिफीट किया। और आज का ज़माना बिल्कुल स्पेशलाइजेशन का है। तो इस चीज़ को काफ़ी, अगर आप आगे पूछा जाए तो बहुत फोर्सफुली आप इसके एडवोकेट बनेंगे कि नहीं, दैट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट और दैट इज़ अ वेरी रिसेंट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और ऐसा आप कह सकते हैं कि हमने, चूँकि भारत की शिक्षा नीति शुरू से ब्रिटिश शिक्षा नीति से प्रभावित रही है, स्ट्रक्चर तो उन्हीं का दिया हुआ है, तो ये स्कूल कहीं भी वर्ल्ड में स्कूल लेवल पे सक्सेस रहा है। फिर जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो उसमें भी अपने ढंग का एक स्पेशलाइजेशन आप देखते हैं। तो ये इस पे एक क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है कि बुके ऑफ सिस्टम इज मच बेटर देन द सिंगल सिस्टम। तो ठीक है, बुके ऑफ सिस्टम अच्छा लगता है, गुलदस्ता किसको अच्छा नहीं लगता है, डिफरेंट फ्लावर्स हो, लेकिन स्पेशलाइज करने के लिए उसका एनवायरनमेंट इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि अगर जब बच्चों का लक्ष्य तय है, जब वो टारगेटेड हैं, उनका एम एंड एम्बिशन क्लियर है, तो अगर वो स्टार्टिंग 11 से उस काम को उस इन्वायरमेंट में करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ लीव। टाइप ऑफ लीव 2 आदमी से पूछा गया, दोनों डिफरेंट बोर्ड थे। तो इसमें दूसरे मैम से पूछा गया कि कैसे आप टाइप ऑफ लीव में बच्चों को सफ़र करने से बचाओगे। तो अच्छा जवाब है कि हायर अथॉरिटी से मैं प्री परमिशन लूँगा, क्योंकि कई चीज़ें नेचुरल होती है जहाँ पे आपको लंबी लीव लेनी पड़ सकती है, खासकर मैटरनिटी लीव। जो महिलाएं हैं, दोनों महिलाओं से ही पूछा गया, तो उन केस में हायर अथॉरिटी उस चीज़ को अरेंज करती है। प्लस अगर आपसे पूछता है कि सबसे लंबा लीव कौन सा होता है, तो देखिए ईएल, अर्न लीव, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव, और सबसे लंबा अगर कोई लीव होता है प्लान्ड लीव में तो वो एजुकेशनल लीव होता है, आगे के फर्दर अपने इन्हेंसमेंट के लिए नॉलेज को जो आप लेते हैं। प्लान्ड, नॉन प्लान्ड में हो सकता है कि आपको मेडिकल कोई प्रॉब्लम आए, वो लीव पहले 1 महीने का मिले, फिर वो ग्रांट होता चला जाता है जैसी आपकी ज़रूरत होगी। तो प्लान्ड नहीं है कि 1 सप्ताह का भी लीव हो सकता है। आप किसी को सीरियस हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो, जिसको जॉन्डिस कहते हैं लेमन की भाषा में,
तो 10 सप्ताह, 12 सप्ताह, 20 सप्ताह बढ़ता चला जा सकता है। बट जो प्री प्लान्ड है कि 2 साल का तो पहले मिलेगा ही मिलेगा। अगर पीएचडी कर रहा है फिर उसमें एक्सटेंशन होगा, तमाम चीज़ें। तो लीव के ऊपर पूछा गया। उसके बाद वीपी की ड्यूटी क्या है, वाइस प्रिंसिपल की। कोड ऑफ कंडक्ट अगर कोई का वायलेशन करता है स्कूल में तो आप क्या करेंगे। तो बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का मतलब है कि स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। तो हर चीज़ की एक आचार संहिता होती है, समहाउ ये रिटन भी होता है, समहाउ ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है सिस्टम की। बहुत सारी चीज़ें रिटन भी है स्कूल एजुकेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग भी है। तो उसमें हम डेमोक्रेटिकली उसमें डिसीजन लेंगे, जिसमें पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर बच्चे ने किया है तो, टीचर ने किया है तो फिर प्रिंसिपल आप मिलकर और हायर अथॉरिटी से बात करके, अब कोई मेल टीचर किसी फीमेल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, कुछ ऐसा कर दिया, तो विशाखा गाइडलाइन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। कमेटी बनानी होगी और महिला मेंबर होंगे। तो कुल मिला के जो उसके नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स को मैं फॉलो करूंगा या करूंगी। उसके बाद इनसे पूछा गया कि इवोल्यूशन के बीच सीसीई और फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या अंतर है। तो इस पे मैं क्लास लूँगा, डिटेल बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द और थे तो मुझे लगा कि इसको फिर से एक बार पढ़ा दूँ। उसके बाद दूसरे मैम से पूछा क्वालिफिकेशन, बीए, बीएड, एमएड सब के बारे में। उसके बाद इनका 17 साल का कैरियर है। हर स्कूल का नाम पूछा, इंटायर जर्नी कि आप कहाँ कहाँ रहीं, इन्होंने सब बताया। उसके बाद इनका एक बहुत पॉजिटिव रहा कि बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि अच्छा आपका 17 साल का एक्सपीरियंस है, दैट इज़ अ गुड थिंग कि उसको उसने मेंशन किया। और जनरली उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा। इनरोलमेंट क्या है, टीचर रेशियो आपके स्कूल में क्या है। तो इन्होंने कहा कि नीचे के क्लास में 1:40 है, हायर क्लास 9 to 12 1:65 है। बिल्कुल सत्य कहेंगे, भले ही पॉलिसी मैटर कुछ भी कहता हो, आपके स्कूल की क्या हालत है बताना होगा, क्योंकि ये छुपा हुआ नहीं है कि वो आज से नहीं 40 साल से स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात 30 और 35 हो रही है, लेकिन कहीं भी उस आइडियल को नहीं पाया गया है। तो उस पर भी बोलेंगे। अगर पूछता है कोई शिक्षा नीति, तो भाई नीति बनाना मेरा काम नहीं है, हमें तो ग्रास रूट लेवल पे उसको फॉलो कराना है, उसको मेंटेन करना है। वी आर जस्ट एट द रिसीविंग एंड। तो रिसीविंग एंड पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम ऑप्टिमल यूज हम करेंगे कि इससे आप बच सकते हैं। अच्छा, लीडर किसे कहेंगे भाई, तो मैं बार बार समझाता हूं कि एक छोटी सी परिभाषा दिया कीजिए। लीडर का मतलब है कि पूरे क्राइसिस को सिंगल हैंडली मैनेज कर लेना। यानी अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आप में ये गट्स होना चाहिए कि एक भी टीचर नहीं आए तो भी स्कूल रन हो जाए। अगर ऐसी परिभाषा देते हैं तो लगता है प्रैक्टिकल है। अब सवाल पूछता है हाउ इट पॉसिबल। तो आपके इतना ह्यूमन रिसोर्स किसी के पास नहीं है। किसी भी दिल्ली के स्कूल की कैपेसिटी मोर देन 3000 है, तो हम उसमें से बच्चों से हेल्प ले सकते हैं। खासकर जो 11-12 की लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनसे और क्लास हम हैंडल करा सकते हैं। ठीक है, दे आर नॉट ट्रेंड, लेकिन इतना तो कर ही सकती है कि एक दिन क्लास आपका स्कूल में कोई आफत आ जाए कि कोई नहीं पहुंचा, तो ताला बंद करके बिलाप करना नहीं है। नॉट जस्ट यू क्राई कि भाई नथिंग, आज कोई नहीं है, सर पीटने की ज़रूरत नहीं, बहुत कंफर्टेबली, चूँकि यू आर द रियल लीडर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन योर स्कूल इनसाइड द बाउंड्री। बच्चे आएंगे तो उसको हम मैनेज कर लेंगे। तो लीडर का ये मतलब है कि कोई भी थैंक्स नहीं और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना, अपने कंधे पे उठा के चल देना। ये लाइफ में भी होना चाहिए कि प्रॉब्लम कभी भी पैनिक नहीं होता है। आदतन बाय नेचर एवरी प्रॉब्लम हैव सम सॉल्यूशन, हैव
It's maybe possible कि it takes some time, but all problem should dissolve with proper positive attitude and reasonable decision या rational decision. तो ये लीडर की मेरे सामने परिभाषा है. आईसीटी पे पूछा, वो आप जानते ही हैं, बात चल चुकी है. उसके बाद पूछा कि आप सुपरविज़न, फिर उस पर भी क्लास ले चुका हूँ, के लिए जाती हैं, फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर दिया जाएगा. तो क्या फीडबैक से शिक्षक नाराज़ नहीं होंगे? नहीं. फीडबैक बराबर कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, बराबर रिमेडियल होना चाहिए, न कि किसी की निंदा होनी चाहिए. तो उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे भी किया जा सकता है. इट मे बी पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल कि इस ढंग का फीडबैक हो कि किसी को चुभे नहीं, कोई पर्सनल दुश्मनी ना हो, और रिमेडियल नेचर का हो, जिससे कोई रिमेडी निकले, जिससे कोई समाधान निकले, कोई इलाज निकले. सेल्फ, जैसे हम लोग पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताइए, तो कुछ एक्सपीरियंस बताइए. उन्होंने 2 एक्सपीरियंस बताया जो लाइफ लॉन्ग आपके दिमाग में ऐसे इनकलकेट कर गया है, ऐसे डिपॉजिट हो गया योर मेमोरीज में, जो सदैव आपको याद रहेगा. तो इन्होंने कहा कि 2 यादें अपने अभी तक के अनुभव में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. एक लड़का स्कूल भी आता था और बैटर का काम करता था, उसकी समस्या, उसकी चीज़ें. दूसरा एक लड़की थी जिसका सेक्सुअल हरासमेंट उसके माँ के सामने होता था. तो ये 2 चीज़ें मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी. इन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब है, और मैं बहुत होपफुल हूँ. तीसरा सोशियोलॉजी की पीजीटी है, एमएससी मैथ थी, सरदार जी का बोर्ड था. सरदार जी जान जाइए, फिजिक्स के आदमी हैं. बार बार कहता हूँ, सरदार जी बहुत अटैक करते हैं. तो साइंस वाले याद रखिए, पीजीटी आप क्या हैं नहीं मतलब है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है. वो सब कोई जानता है कि साइंस में कम स्कोप है उन्नति करने का, प्रमोशन का. डेट्स वाई द रीज़न कि लोग सोशल साइंस में शिफ्ट होके पीजीटी बनते हैं. लेकिन इनसे मैथ के सारे क्या पढ़े नहीं पढ़े बड़ा डिटेल पूछ लिया. इन्होंने जहाँ तक संभव हुआ बताया, लेकिन पूरा याद नहीं था और उस पर डस्ट पड़ा था इनके नॉलेज पे. थोड़ी सी यहाँ पे इनको बार बार थोड़ा सॉरी बोलना पड़ा. उसके बाद रोल ऑफ वाइस प्रिंसिपल, कौन कौन से एक्टिविटी में है. इनसे पूछा कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए. इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि साइंस और मैथ को टाइम टेबल में पहले जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत फ्रेश होते हैं. बोला गुड, यही मैं जानना चाह रहा था. तो इनसे भी टाइप ऑफ लीव पूछा. उसके बाद इनसे पूछा न्यूटन के लॉ ग्रेविटेशन के बारे में. फिर उस पर आ गए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मैथ में काम किया है लेकिन न्यूटन के लॉ की तरह ही है, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसको नोबेल प्राइज़ मिला. ये नहीं बता सकी. ये बताना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या सोच रहे थे. हालांकि इकोनोमेट्रिक्स जो है वो पूरा मैथ है. मैं भी देखूंगा लिस्ट में कि इकोनोमेट्रिक्स में किसको मिला है, लेकिन उससे ये न्यूटन जस्टिफाई नहीं होता है. उनके मन में क्या था मैं नहीं बता सकता हूँ. उसके बाद कल्चर के बारे में, कल्चरल एक्टिविटी, चार्जेस के बारे में भी इनसे पूछा गया. इनका भी 4 लोगों का बोर्ड था. लास्ट में हमारे बड़ा स्मार्ट से प्रिंसिपल के कैंडिडेट हैं, इन्होंने चार्जेस में पूरा भर दिया था. और इनसे लाइब्रेरी साइंस का चार्ज है इनके पास, इको क्लब का है, लाइब्रेरी साइंस का पूछ लिया. ये थोड़ा फंसे और उसके बाद थोड़ी सी इनको दिक्कत हुई. हाँ, एक टीचर से पूछा था कि आजकल, हाँ, क्या आप पढ़ रहे हैं. कुछ पढ़ाई की बात हुई हॉबी में, तो इन्होंने कहा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन पढ़ रहे हूँ. फिर अंबेडकर पे पूछा. बहुत बड़े पोस्ट मॉडर्न दलित लेखक थे, नाउ ही इज़ नॉट अलाइव. ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी जूठन बिल्कुल पढ़ने की चीज़ है. आपकी पूरी मतलब संवेदना हिल के रह जाएगी कि कितना ही घटिया सिस्टम का नाम है इंडियन कास्ट सिस्टम. द ग्रेट ऑथर, बहुत बड़े स्कॉलर, और इन्होंने जूठन पे जवाब दिया होगा, अच्छा ही जवाब दिया होगा. कहा ही कि जितनी भी सोशल अनइक्वालिटी है और ड्रॉबैक ऑफ द कास्ट सिस्टम पे है, बहुत रुलाने वाली चीज़ है जूठन. जब भी कभी मौका मिले
तो दलित साहित्य को जरूर पढ़िए। उसमें जूठन है, स्वयं JNU के प्रोफेसर रहे तुलसीराम जी की 2 जीवनियाँ हैं। एक का नाम है, पहले का नाम है मुर्दहिया और दूसरे का नाम है बनारस के हरिश्चंद्र घाट से यानी मणिकर्णिका, जो लक्ष्मीबाई का नाम था घर का, मणिकर्णिका से JNU तक की यात्रा पे है। 2 भाग में है। पढ़ना चाहिए दलित साहित्य को, ताकि आपको ये नॉलेज आपको मिल जाएगा कि आखिर क्यों नहीं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए। तो इसके बेसिक सोर्स है, कभी भी लाइफ में पढ़िए। तो ये गुरु लाइब्रेरी के चार्ज में फंसे हैं थोड़ा। उसके बाद रोल ऑफ मैथ के टीचर हैं एवरीडे लाइफ। तो अगर जिंदगी में सबसे ज़रूरी कोई सब्जेक्ट है एवरीडे लाइफ में तो मैथ है। मैथ के बिना एक कदम जिंदगी संभव नहीं। मैथ की एक सेकेंड ब्यूटी है कि रेडी टू रेफरेंस इंफॉर्मेशन ब्रेन में रहता है। आपके पास ही सब कुछ है, दिमाग के अंदर ही कैलकुलेटर है, सब कुछ है। आप कहीं भी जाते हो हिसाब किताब तो करना होगा। आप सुबह उठते हो, दूध लाने जाए, ब्रेड लाने, कुछ भी, तो सब सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत डेली वे में लाइफ में है, कहाँ कितना दूर जाना है, कितना किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा, तो मैथ है। और उतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कैसे बहुत लोगों का बहुत अच्छा नहीं हो पाता है वो अलग है, लेकिन कॉमन तो होना ही चाहिए। यही कारण है कि हर परीक्षा में मैथ आपके होता है। रोट लर्निंग, वही रटंत विद्या, तो तोता जैसे रटता है, रोट लर्निंग पे इनसे पूछा। फिर न्यूज़पेपर से इनसे क्वेश्चन पूछा गया पार्लियामेंट के कल के प्रोसीडिंग पे, स्टरडे के, चूँकि कल तो हंगामा ही रहा पार्लियामेंट में और 15 मेंबर को हटाया गया, इसीलिए कहता हूँ अखबार ज़रूर देख के चले आ जाए। 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पूछा इनसे, इन्होंने अच्छे से जवाब दिया। उम्मीद है हमारे सब लोग अच्छे से जवाब दिए होंगे या आगे भी देंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं देख रहा हूँ जो हम गाइड नहीं किए हैं, हम पढ़ाए नहीं हैं, उससे बाहर इंटरव्यू हो ही नहीं सकता है। अब आपके पर्सनालिटी पे है कि कैसे उसको थोड़ा कमांड करके रखिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि CC और अंग्रेजी से ही चालू करूँ, चूँकि पढ़ाना तो हिंदी में आसान है मैटर, और अंग्रेजी वाले को दिक्कत न हो। डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको CCE कहते हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबसे पहले जानिए कि लाइफ में जो असेसमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बच्चों के लिए, वो CCE है। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड डेवलप नेशन में था, आज भी ये है। लेकिन ये हाईलाइट कब हो गया, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जब 2009 आया तो 10th के बोर्ड को एवोल्यूट कर दिया गया और इसी के आधार पे स्कूल को ही पूरा पावर दिया गया कि CCE के द्वारा आप करें मूल्यांकन, और किसी बच्चे को डिटेंशन, नो डिटेंशन पॉलिसी आई। भारत इस लायक कभी नहीं हुआ है, दुनिया में सब जगह यही है, लेकिन भारत अभी शिक्षा में, मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि अ ग्रेट IAS ऑफिसर लेट श्री BD ब्रह्मदत्त शर्मा, उन्होंने 92 और 3 की बात होगी, देन एट दैट टाइम ही वॉज ए कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। तो उन्होंने 28 और 29 रिपोर्ट दी थी गवर्नर और प्रेसिडेंट को। 29 रिपोर्ट पार्लियामेंट में नहीं आई, बड़े दुखी हुए, उन्होंने IAS ऑफिसर से रिज़ाइन किया और ब्राह्मण होते ही हुए भी वो खुद को ट्राइब घोषित करके और पूरी ज़िंदगी उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में बिताया। तो उन्होंने एक बात कही थी जो सोशियोलॉजी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हर जगह हम लोग इंटेलेक्चुअली कोट करते हैं ना। उन्होंने कहा क्लियरली कि नाउ इंडिया इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 1 इज इंडिया, सेकेंड इज हिंदुस्तान एंड थर्ड वन इज द हिंदुस्तानवा, बिकॉज वो बिहार से ही रहने वाले थे। तो हिंदुस्तानवा माने इस ढंग की भाषा
बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोले जाते हैं। तो हिंदुस्तानवा को कहा कि मास पॉपुलेशन इसी में रहता है, और जब तक इसको फोकस हिंदुस्तानवा सेंट्रिक अप्रोच नहीं होगा तो कोई भी इनोवेशन एजुकेशन में सक्सेस होना मुश्किल है। तो वही बात है कि ये बात तो बहुत अच्छी थी, कपिल सिब्बल साहब का बहुत बड़ा इस पर डिबेट हुआ था, लेकिन ये क्यों फेल कर गया? क्योंकि इसमें पेरेंट्स का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट था और टीचर्स का भी। टीचर्स को लगता था कि सुबह से शाम तक इसमें लगे हुए हैं। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है, लेकिन ये बैकग्राउंड बताने से काम नहीं चलेगा। हमें बताना होगा कि सबसे पहले कि दो चीज़ें हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये ऐसे डिजाइन किया जाता है कि हम कुछ भी डिलीवर करते हैं उसको इंस्टेंटली चेक कर लेना कि मेरी डिलीवरी लास्ट एंड तक गई है या नहीं। जब हम पढ़ाते हैं किसी को तो उसको तत्क्षण देख लेना कि बच्चा समझ भी रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि नॉलेज कहीं ना कहीं इसमें ब्लॉकेज तो नहीं आ गया। तो उससे टीचर को भी समझने में लगता है कि अच्छा 60%, 40%, 80%, अगर मोर देन 60% बच्चे समझ रहे हैं तो ठीक है, फिर शेष को एक बार और उसको समझाया जा सकता है। तो एक तरह से ये फीडबैक टेकिंग टेस्ट है, जिससे एक फीडबैक मिलता है और जिसका रिमेडी तत्क्षण संभव है। इसमें है कि डे टू डे एक्टिविटीज के आधार पे हम हॉलिस्टिक अप्रोच से उसके हर चीज का हम कंटिन्यूअस एब्जॉर्ब करते हैं। बड़ा एब्जॉर्बेटरी मेथड है, इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट मेथड। और खासकर हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, टीचर और स्टूडेंट रेशियो इतना ज़्यादा है कि कोई टीचर कितना गौर से किसी बच्चों को देख पाएगा, कितना जज कर पाएगा। तो क्या होने लगा, खाना पूर्ति होने लगी, सबको गुड 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 एवरेज कुछ कुछ लिख के। तो ये असेसमेंट रियल तो यही होना चाहिए, और समहाउ कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका पार्ट बन जाता है। जब हम डेली डे टू डे उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट बनता है। तो वो बड़ा बृहद है, बड़ा कंप्रिहेंसिव है, टाइम टेकिंग है और बहुत रिसोर्स चाहिए। चूँकि आपसे काउंटर पूछेगा अगर इतना ही अच्छा ये है तो क्यों इसको डाइल्यूट किया गया? हटा तो नहीं दिया गया, लेकिन ये डाइल्यूट हो गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और इसको फिर से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई और इसको ख़त्म किया गया। लेकिन एक अच्छे क्लास टीचर के लिए, एक अच्छे सब्जेक्ट टीचर के लिए अगर थोड़े इस मूड से भी किया जाए तब जाके आपकी डिलीवरी बड़ा सक्सेस होगी। कि कोई बच्चा, आपको देखना होगा कि बिल्कुल आप एक गार्डनर हैं, आप एक माली हैं, कि कोई फूल मुरझा तो नहीं गया, क्यों मुरझाया हुआ है, क्या कारण है? जब सारे फूल हंसेंगे तब जाके वो वाटिका, वो गार्डन कुछ कर पाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट में आपको इस बात को रखना है कि अगर रिसोर्सेज हो, सब कुछ हो, तो इसको प्रॉपर लागू हो सकता है। लेकिन गांव में, देहातों में तो बुरा हाल इसका कर दिया। इतने भाई भतीजा बढ़ गए कि सब बच्चों को 100 मिलने लगा, और जब देखा गया जीवन में वो कुछ नहीं जान रहे हैं, 4 शब्द नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया। इट मीन्स कि इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर सच टाइप ऑफ ए टेस्ट। जबकि बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ हो रहा है, बोर्ड भी हो रहा है, और हर बच्चे का बनाया जाता है। जितने महंगे स्कूल हैं जो मिडिल क्लास से ऊपर के हैं, वहाँ तो हर चीज़ बनाकर हर दिन बच्चे को, फादर को, पेरेंट्स को शेयर किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, कहाँ क्या दिक्कत है उसके एक्सपर्ट आते हैं और उस पर पूरा डिस्कशन होता है और रेफरेंस लिया जाता है। तो वैसे स्कूल कहाँ संभव है कि आज इस देश में जहाँ 80% पॉपुलेशन को खाने की दिक्कत हो, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि उनको फ्री फीड कराया जा रहा है, वहाँ 30,000 और 40,000 और 50,000 के स्कूल में कौन रखेगा पर मंथ के लिए? उस स्टैंडर्ड के स्कूल में हर चीज़ पूरे दिन का, उसकी फोटोग्राफी कैंपस में इन करने से उसकी सारी एक्टिविटीज़ लोडेड होती है, सबका अपना कोड होता है, आप देख सकते हैं उसको, पेरेंट्स को अलाउ होता है, एसेस कर सकते हैं। तो वो रियल है।
तो वो नहीं हो सकता है। इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा और कॉन्फिडेंट रहिए, कोई परेशान मत होइए। देखिए दूसरी बात, एक आपको बचने का तरीका बताता हूँ कि जिन लोगों ने, चूंकि हमसे मुलाकात के पहले ही सबने डेफ भर दिया था, तो बहुत कुछ आपने भर रखा है कि, तो वो ले जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड वाली बात हो जाती है कि और जानते आप कुछ नहीं है। तो उसमें बचने का एक तरीका है कि सर ये ज्वाइनिंग के समय ये था, जो चीज़ नहीं जानते उसमें थोड़ा भूल गया हूँ। जैसे लाइब्रेरी का है, अब उनसे बात नहीं हुई है। लाइब्रेरी के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 3-4 लाइब्रेरी की समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि लाइब्रेरी के बुक को हैंडल करना। हर जगह लाइब्रेरियन है, बुक इशू भी होता है। अब बुक इशू हुआ, बुक वापस आया, कोई भी हिंदुस्तान की लाइब्रेरी में ऐसा नहीं देखा हूं जहां इंटैक्ट पूरी किताब है वैसे ही हो। लोग पेज फाड़ लेते हैं, जो काम के पेज हैं फाड़ लेते हैं, उसको गंदे रंग से अंडरलाइन करते हैं। अब उसमें क्या करेगा लाइब्रेरियन, कहाँ संभव है कि सारी किताब को फिर से चेक करें। ऊपर से प्रॉपर लाइब्रेरी का कई बार इंडेक्सिंग की दिक्कत हो जाती है, प्रॉपर कैटलॉगिंग की दिक्कत रहती है। तो आप लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं तो आपको ये कहना चाहिए कि लाइब्रेरियन जहाँ नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत है लाइब्रेरी इंचार्ज को। अगर लाइब्रेरियन है तो उस काम का एक स्किल्ड आदमी है तो दिक्कत कम होती है और बहुत आराम से आप कह सकते थे कि पहले था, अब लाइब्रेरियन आ गया, मैं नहीं देखा, पहले मेरा इतना ही काम था कि किताब देना और लेना और बच्चों को बताना कि किताब को कैसे वापस करना है, तमाम चीज़ें। तो इस ढंग से कुल मिला के आप लोगों का इंटरव्यू सेटिस्फैक्ट्री है, चिंता ना करें और हाइपोथेटिकल ना हो और बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस नहीं रहना है। जो होगा अच्छा होगा, ठीक होगा, क्यों घबराना है। यहाँ तक आए हैं तो किसी कॉन्फिडेंस से आए हैं, तो उसी कॉन्फिडेंस से लाइफ को लीड करना है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल बन जाना ही संसार का एकमात्र मकसद है। वाइस प्रिंसिपल, बहुत सारे काम हैं संसार में अच्छे, बहुत योग्य हैं आप लोग, बहुत सारे काम को कर सकते हैं। जय हिंद।